हाय स्टूडेंट्स, किड्स चैनल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ भाई सभी अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने जान लिया था बेटे किसके बारे में, क्वांटम संख्या के बारे में, हुंड्स लॉ और पॉली के आवर्जन सिद्धांत के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में भैया, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी, संयुक्ता बंध सिद्धांत जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो वीबीटी के बारे में हम जानने से पहले कुछ टर्म्स जानना चाहेंगे किसके बारे में बेटे, जो लुईस सिद्धांत था। तो लुईस सिद्धांत ने बहुत सारे अणुओं की संरचना की व्याख्या की, लेकिन लुईस सिद्धांत रासायनिक बंध की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है बेटा, तो वो कक्षकों के ओवरलैपिंग की व्याख्या नहीं कर पाया। तो लुईस सिद्धांत के बाद हमें आवश्यकता इसलिए पड़ी किसकी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की, संयुक्ता बंध सिद्धांत। तो संयुक्ता बंध सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले जो वैज्ञानिक थे, हिटलर और लंदन थे बेटे। तो हिटलर और लंदन ने पहले इसको प्रस्तुत किया था, लेकिन इसका आगे चलकर जो इसमें सुधार किया वैज्ञानिक कौन थे, पोलिंग थे, और अन्य वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसमें सुधार किया। और सुधार करने के बाद क्या किया, ओवरलैपिंग को मतलब आगे बढ़ाया, संकरण के आधार पर, ध्यान रखना, संकरण के आधार पर ओवरलेवलिंग वीबीटी को मतलब एक नया रूप दिया। ठीक है, तो चलिए भाई पहले हम समझ के चलते हैं कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी क्या बताती है हमें। हिटलर लंदन ने क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग करके मात्रात्मक रूप से ससंयोजक बंधन के गठन की व्याख्या की। ठीक है ना, यह व्याख्या को प्रस्तावित किया। बाद में पोलिंग एवं अन्य वैज्ञानिकों ने संकरण की अवधारणा को पेश करके इस सिद्धांत में सुधार किया। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं पहले। ठीक है भाई, तो पहला टर्म्स हमारा सबसे पहले क्या है, हम एग्जाम्पल लेकर चलेंगे यहाँ पर भैया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब हाइड्रोजन का जो अणु है किस प्रकार से ओवरलैपिंग करता है, पहले इसे समझेंगे, उसके बाद तब हम जानेंगे इसके क्या अभिग्रहित क्या होते हैं। तो हाइड्रोजन अणु में हाइड्रोजन परमाणु जो होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s1 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके में 1 है। तो अगर एक हाइड्रोजन के लिए तो दूसरे के लिए भी यही आएगा। नॉर्मल कक्षक क्या होगा हमारे पास, ये होगा, और कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन ये होगा। ठीक है भैया, तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के अनुसार जब हाइड्रोजन के दो परमाणु, मान लो ये हो गया और एक दूसरा परमाणु ये हो गया, इसका ये नाभिक है, इसका ये नाभिक मान लेते हैं। नाभिक को मैं क्या मान के चल रहा हूँ भैया, Na मान लेता हूँ, और इसके नाभिक को मैं क्या मान लेता हूँ, Nb मान लेता हूँ। ठीक है भाई, इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस प्रकार से है, इसे मैं Ea मान लेता हूँ, और इसके इलेक्ट्रॉन को मैं क्या मान लेता हूँ, Eb मान लेता हूँ। ठीक है भाई, मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण लिया है, स्पिन लिया है, वो क्या है भैया, अपोजिट है। इसका क्लॉकवाइज है तो दूसरे का क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ये भी अभी पता चलेगा आपको क्यों। अब इसी के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि पहले क्या होता है, मेरे पहले परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन Ea है क्या करेगा, Eb पर क्या लगाएगा भैया, रिपल्सन लगाएगा, या मैं कह सकता हूँ क्या लगाएगा, पृथ्वीकर्षण लगाएगा। क्या लगाएगा भैया, पृथ्वीकर्षण लगाएगा। और साथ ही के साथ Na और किस पर भैया, Nb पर भी क्या लगाएगा भैया, पृथ्वीकर्षण लगाएगा। क्या लगाएगा, पृथ्वीकर्षण लगाएगा। तो नॉर्मल सी बात क्या है, अगर मेरा Ea Eb पर मतलब रिपल लगाता है, Ea Eb को क्या करता है, रिपल करता है, और Na Nb को क्या करता है भैया, रिपल करता है। गोला नहीं बनाएंगे यहाँ। ठीक है भाई, Na क्या करेगा, Nb को रिपल करेगा। ठीक है भाई, तो चलिए, तो हम क्या कह सकते हैं, नॉर्मल सी बात क्या है भाई, इसको ग्राफ के माध्यम से हम समझ के भी चलेंगे। गैला गैल मैं ग्राफ खींच रहा हूँ किस किस के बीच भाई, पोटेंशियल एनर्जी, और साथ में मैं ले सकता हूँ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है ना, अंतर्नाभिकीय दूरी। ठीक है, चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में मुझे क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचते समय मुझे ध्यान देना है, यहाँ पर मैंने इस पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पर मान लिया है स्थिर, और यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल्स मेरे क्या हैं, एक दूसरे से दूर हैं। तो धीरे धीरे जब मॉलिक्यूल्स की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होती जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी भैया, घटती जाएगी, घटती जाएगी। और जब मेरे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, सीधे सीधे की बात मैं कहता हूँ, आपस में ओवरलैप कर जाएंगे,
तो ओवरलैपिंग करने पर पोटेंशियल एनर्जी मेरी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। ठीक है भाई। तो कहने का मतलब ये था कि एन ए एन बी को क्या करेगा, रिपल करेगा, ई ए ई बी को क्या करेगा, रिपल करेगा। बट आगे चलकर जब परमाणु पास पास आते जाएंगे तो पास पास आने पर क्या होगा, मेरा एन ए इसके ई बी को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये वाला नाभिक मेरा अब किसको अट्रैक्ट करेगा, इसको, और इसका नाभिक किसको अट्रैक्ट करेगा, इसको। और अट्रैक्ट करने के बाद जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, तो मेरा मोलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, मतलब स्थायी हो जाएगा। और परमाणु आपस में क्या हो जाएंगे, आबंधित हो जाएंगे। और आबंधित होने पर मेरा क्या बन जाएगा भैया, मोलिक्यूल बन जाएगा, या मैं कह सकता हूँ अणु बन जाएगा। अर्थात हाइड्रोजन मेरा किसमें भैया, अणु की अवस्था में पहुंच जाएगा। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर होता है कि मेरा अणु क्या है, स्थायी है। अब इसमें ध्यान देना, इसमें जो स्पिन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज है तो दूसरे का क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। क्योंकि आपने पोली का अपवर्जन सिद्धांत पढ़ा है, तो पोली का जो अपवर्जन सिद्धांत है तो वो क्या बताता है भैया, क्या कि किसी भी परमाणु के अंदर जो क्वांटम संख्या होती हैं तो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या के मान समान नहीं हो सकते। तो वहां पर मैंने बताया था कि दो इलेक्ट्रॉनों का स्पिन सेम नहीं हो सकता। तो अगर इसका मान प्लस का हाफ है, मतलब प्लस का 1/2 है, तो इसका क्या होगा भैया, माइनस का 1/2। तो कुल मिला के बात ये है कि स्पिन क्वांटम संख्या के मान समान नहीं होने चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर स्पिन क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो इसलिए अणु क्या है यहाँ पर, स्थायी है। तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, अणु स्थायी हो जाएगा। इस प्रकार से जो ओवरलैपिंग होती है, इसके द्वारा कौन सा बंध बनता है भैया, सहसंयोजी बंध बनता है। तो ये हमारी कौन बताती है भैया, वीबीटी बताती है। चलिए कुछ पास्चुलेट पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, वो कहता है कि दो अलग अलग परमाणुओं के दो अर्धभरित संयोजी कक्षक के अतिव्यापन से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। बिल्कुल भैया, हाइड्रोजन परमाणु के लिए हाफ फील्ड था तो दूसरे के लिए भी हाफ फील्ड ही होगा। ओवरलैपिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दो परमाणु के नाभिक में क्या रहता है भैया, सीमित रहता है। बिल्कुल सही बात है, दो नाभिक ये रहे, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इनके बीच में क्या है, सीमित है। ओवरलैपिंग के कारण दो बंधित परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। बिल्कुल भैया, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ गई है, परमाणु के बीच में आ गई है। उसके बाद क्या कहता है नेक्स्ट, यू ओवरलैपिंग की सीमा जितनी अधिक होगी भैया, कक्षकों का अतिव्यापन मतलब जितना ज्यादा होगा, मतलब ये अभी जानेंगे कि ओवरलैपिंग जो होती है वो ज्यादा किस में होती है, सिग्मा बॉन्ड में ज्यादा होती है, पाई बॉन्ड में कम होती है। ये सिग्मा पाई बॉन्ड क्या होते हैं भी अभी बताऊंगा मैं। चलिए, सहसंयोजक बंधन की दिशा परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन के क्षेत्र के साथ है, ताकि यह कहा जा सके कि सहसंयोजक बंधन क्या है, दिशात्मक है। बिल्कुल भैया, ये बात जो कह रहा है, दिशात्मक का मतलब होता है कि डायरेक्शनल। अगर हमारे पास डायरेक्शन ये है या फिर डायरेक्शन कौन सी है हमारी, ये है, तो ओवरलैपिंग जो होती है वो डायरेक्शन के हिसाब से होती है। और ध्यान रखना, डायरेक्शन जो होती है वो एस ऑर्बिटल में नहीं होती, क्योंकि वो तो नॉन डायरेक्शनल होता है। तो नॉर्मल सी बात हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मतलब डायरेक्शन किस में होती है, पी में होती है। अब पी में डायरेक्शन है तो हम कह सकते हैं पी में ओवरलैपिंग क्या होगी, एस से ज़्यादा होगी। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद हम चलते हैं आगे, क्या अन्य एग्जाम्पल लेकर। ये तो हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल क्लियर किया था। नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल लेकर चलता हूं यहाँ से दूसरा F2 का। किसका लेकर चलता हूं भैया, F2 मॉलिक्यूल्स का। तो F2 में फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया, 9 होता है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p कितना आ जाता है, 6 आ जाता है, नहीं सॉरी 2p कितना आएगा भैया, 5 आएगा। ओके, तो 1 फ्लोरीन का अगर ये आया है तो मैं फ्लोरीन के ऑर्बिटल बनाता हूँ। फ्लोरीन के जो ऑर्बिटल है, पहला सेल तो कंप्लीट है 2 पर, दूसरा सेल क्या है, अनकम्प्लीट है। तो मैं कह सकता हूँ फ्लोरीन का जोन सा सेल अनकम्प्लीट होता है, केवल उसके ऑर्बिटल लेते हैं 2s, और उसके बाद कौन सा आता है हमारा 2p। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है भैया, 2। p में कितने हैं भैया, 3 4 और 1 5। अगला फ्लोरीन जो होगा उसका भी कौन सा होगा हमारा, s 2s, और इलेक्ट्रॉन इसमें भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। और उसके बाद कौन सा होगा हमारा, p होगा। p में भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 होंगे। अब मैं क्या कहता हूं आपसे, p ऑर्बिटल जो होते हैं हमारे 3 टाइप के होते हैं, आपने भी पढ़ा है, मैंने बताया था अभी, px, py और pz। ठीक है बेटा, मैं इस डायरेक्शन में मान के चल रहा हूँ। ये मेरा x हो गया, तो y मेरा कौन सा होगा भैया, नॉर्मल सी बात है, y मेरा इस डायरेक्शन में होगा। मैंने बताया ना परपेंडिकुलर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। z मेरा किस डायरेक्शन में होगा,
इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है भाई, चलिए। तो कुल मिला के बात ये आ जाती है कि अगर मैंने इसे पी एक्स, इसे माना पी वाई, इसे माना पी जेड, तो मेरे नॉर्मल सी बात ये आ जाती है कि मेरा पी जेड ऑर्बिटल अभी खाली है, और पी जेड ऑर्बिटल इसे मैं मानता हूँ और इसे भी मैं पी जेड मानता हूँ, तो ये मेरा पी वाई हो जाएगा। ठीक है भाई, ये मेरा पी वाई हो जाएगा और ये मेरा पी एक्स हो जाएगा, तो ये मेरा पी एक्स हो जाएगा। चलिए, तो ओवरलैपिंग जो होगी वो किस किस के बीच होगी भैया? जेड जेड के बीच होगी। तो जेड डायरेक्शन फ्लोरीन के दोनों हैं, तो मैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलता हूं लेकर। मान लो ये वाला फ्लोरीन का मोलिक्यूल्स जेड वाला, सॉरी फ्लोरीन मोलिक्यूल का जो कक्षक है पी जेड ये हो गया, और दूसरे का पी जेड ये हो गया। तो जब ये दोनों ओवरलैपिंग करेंगे तो ओवरलैपिंग करने पर क्या होगा भैया? सिंपल सी बात है, हाफ फील्ड दोनों है, ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है। तो जब दोनों ओवरलैपिंग करेंगे तो ओवरलैपिंग करने पर होगी कंडीशन क्या? ये ओवरलैप कर गए। ठीक है भैया, अब कंडीशन क्या आई? ये वाला पार्ट्स मैंने छोटा क्यों किया है? क्योंकि सिंपल से हमारा रूल कहता है क्या कि ओवरलैपिंग ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कहाँ जाएगा? इनके बीच में आ जाएगा। और नेक्स्ट टर्म्स हमारा कहता है कि दो बंधित परमाणु में इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाकर क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, तो ये वाले लूप्स क्या हो जाएंगे? अपने आप ही ऑटोमेटिक छोटे पड़ जाएंगे। इसे हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ। तो अब हमें क्या देखना है? अब हमारे पास कौन से हो गए? पी जेड ऑर्बिटल हो गए। कौन से हो गए भैया? पी जेड। अब बचे कौन से हमारे? नॉर्मल सी बात है, पी एक्स वाई बचेंगे नॉर्मल, ये वाला और ये वाला। अब यहाँ तो कोई नई ओवरलैपिंग होगी नहीं, बिल्कुल सही बात है भैया, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो ये ऑर्बिटल हम ऐसे दिखा देंगे। तो पी जेड ओवरलैपिंग से हमारा क्या बना भैया? फ्लोरीन मॉलिक्यूल बना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल और समझ के चलेंगे हम। एक एग्जाम्पल और समझ के चलते हैं हम, किसका भैया? एच एफ का। किसका भैया? एच एफ, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, चलिए भाई, H का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकला हुआ ये हमारे पास है, F का भी है, हमें पता है H में 1s है और F में क्या है? PZ खाली है। तो नॉर्मल सी बात है, मैं पहले F के कक्षक बना लेता हूँ। एक 2s आएगा और इसके लिए क्या जाएगा? 2s, 2p में कौन सा आएगा? px और py और pz। उसके बाद क्या जाता है हमारा? हाइड्रोजन के लिए क्या जाएगा हमारा? s ऑर्बिटल आ जाएगा, ये हाफ फील्ड है, जोड़ा है, ये जोड़ा है, यहाँ ये जोड़ा है। तो अब ओवरलैपिंग कहाँ होगी भैया? इसके बीच में होगी। तो कैसे ओवरलैपिंग हुई वो भी समझ लेते हैं। तो पी जेड ऑर्बिटल फ्लोरीन के लिए क्या जाएगा? वही नॉर्मल सी बात है, ये वाला आ गया। अब हमारे पास कौन है भैया? एस है, तो एस गोलाकार होता है, ये ओवरलैपिंग हो गई। बचा कौन हमारा? बाकी ऑर्बिटल तो फ्री हैं, तो इनके लिए कोई नहीं। तो ये ओवरलैपिंग पे हमारे यहाँ पर क्या जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से हमारी ओवरलैपिंग किसकी हुई है? एच एफ के बीच हुई है। तो इस ओवरलैपिंग के बीच यहाँ कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, यहाँ भी F2 मॉलिक्यूल के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। चलिए, तो ये पॉइंट तो हमारा यहाँ से हो जाता है क्लियर। अब जब ओवरलैपिंग होती है तो ओवरलैपिंग के द्वारा सहसंयोजक बंध बनते हैं, और सहसंयोजक बंध जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं भैया। मैं कह सकता हूँ एक सिग्मा बंध होता है और एक होता है हमारा पाई बंध। तो सिग्मा बंध और पाई बंध कैसे बनते हैं उसको जानते हैं अभी। ठीक है, चलो एक मिनट नोट करते हैं। तो जो सहसंयोजक बंध होता है बेटे, सहसंयोजक बंध अति व्यापन के आधार पर दो प्रकार का होता है। एक तो होते हैं सिग्मा बंध, बॉन्ड बोल सकते हैं, और एक होते हैं हमारे पाई बंध। ठीक है भाई,
सिग्मा बंध जो होते हैं, पाई बंध, इन पे ही हम चर्चा करने वाले हैं। ये सिग्मा बंध क्या होता है, पाई बंध क्या होता है, पहले एग्जाम्पल समझने से पहले मैं इनको पहले डिफाइन कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं समझाता हूँ। तो पॉइंट ध्यान रखेंगे, सिग्मा बंध की परिभाषा क्या बनेगी भैया हमारी, परमाणु ऑर्बिटलों के एक ही अक्ष पर हेड टू हेड, याद रखना, या तो आएगा हमारा हेड टू हेड या फिर आएगा एंड टू एंड, ओवरलैपिंग द्वारा या अतिव्यापन द्वारा लिख देंगे, व्यापन द्वारा सिग्मा बंध या सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। ठीक है भाई, चलिए ये पॉइंट हमारा क्लियर होता है यहाँ से। अगर नेक्स्ट बात हम किसकी कर लेते हैं भैया, पाई बॉन्ड की, तो ऑर्बिटलों के पार्श्वीय, क्या कहेंगे इसमें, ऑर्बिटलों के पार्श्वीय ब्रैकेट में लिख सकते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग द्वारा पाई बॉन्ड बनते हैं। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर इनमें डिफरेंट भी पूछ लेता है, ये भी ध्यान रखना भाई। अगर वो डिफरेंट पूछता है तो आपको डिफरेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बता देता हूं आपको, जो सिग्मा बंध होता है भैया, ये बंध प्रबल होता है क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग क्या होती है, मैक्सिमम होती है। लेकिन जो हमारे पास पाई बॉन्ड होता है, ये कैसा होता है, हमारा वीक होता है, क्योंकि इसमें जो ओवरलैपिंग होती है वो पोर्शियल होती है, ये मैं कह सकता हूँ आंशिक होती है। कौन सी होती है भैया, आंशिक ओवरलैपिंग होती है। तो इसलिए याद रखना ये कैसा होता है, वीक होता है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, सिग्मा बॉन्ड जो है ये अणु की आकृति को क्या करता है भैया, प्रभावित करता है। लेकिन मेरा जो पाई बॉन्ड है ये अणु की आकृति को प्रभावित नहीं करता। यहां ध्यान देंगे, ये केवल दो परमाणु के बीच में केवल एक ही सिग्मा बंध बनता है, लेकिन पाई बॉन्ड जो होता है ये दो परमाणु के बीच में एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है बेटा, उसके बाद याद रखेंगे, सिग्मा बॉन्ड जो होता है ये मेरा कम क्रियाशील होता है, लेकिन जो मेरा पाई बॉन्ड होता है ये अधिक क्रियाशील होता है। क्योंकि आपने शायद किसी क्लास में पढ़ा होगा हेलो अम्लों का योग, रिएक्शन में हम जो एडिशन कराते हैं हेलो अम्लों का, तो याद रखा वहां पर किया था डबल बॉन्डों पर होता था। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं कह सकता हूं सिग्मा बॉन्ड जो होता है, ध्यान रखना कि सिग्मा बॉन्ड जो होगा इसकी एक खासियत और है, ध्यान रखना, सिग्मा बॉन्ड केवल एकल होता है, मतलब अकेला होता है। लेकिन पाई बॉन्ड जो होता है उस पाई बॉन्ड का अस्तित्व सिग्मा बॉन्ड के मतलब सिग्मा बॉन्ड के द्वारा ही है, क्योंकि जहां भी पाई बॉन्ड पाया जाएगा वहां पर सिग्मा बॉन्ड भी उपस्थित होगा। लेकिन ऐसा नहीं है सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा, मतलब सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड नहीं होगा तो सिग्मा नहीं होगा। लेकिन यहां ध्यान रखना कि जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा तब तक पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, मतलब पाई बॉन्ड सिग्मा के बॉन्ड के साथ चलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब हम बात कर लेते हैं, जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनते हैं तो इनमें जो ओवरलैपिंग होती है, तो नंबर एक तो ओवरलैपिंग आती है इसमें एस एस ओवरलैपिंग। कौन सी आती है भैया, एस एस ओवरलैपिंग। तो एस एस जो ओवरलैपिंग होती है, एस एस जो अतिव्यापन होता है, तो ध्यान देंगे अगर हमारे पास एस ऑर्बिटल है, ये न्यूक्लियस हो गया और दूसरा एस ऑर्बिटल ये हो गया,
तो जब ये आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो ओवरलैपिंग करने पर होता क्या है, हमारा इस प्रकार से ओवरलैपिंग होती है और ओवरलैपिंग होने पर सिग्मा बॉन्ड बनता है। चलिए नेक्स्ट बात मैं कर लेता हूं किसकी भैया, दूसरा इसमें आता है क्या, sp ओवरलैपिंग। कौन सा आता है भैया, सेकेंड टर्म्स इसमें आता है sp ओवरलैपिंग। तो sp जो ओवरलैपिंग होती है तो ध्यान रखना s ऑर्बिटल तो ये होगा, लेकिन इसमें ये कंडीशन जरूर याद रखना कि यहां पर तो ss ओवरलैपिंग हो गई है, लेकिन यहां पर जो ओवरलैपिंग होगी s के साथ केवल pz ही ओवरलैप करेगा, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे s के साथ pz ओवरलैप क्यों करेगा, क्योंकि ओवरलैपिंग जो होती है, अतिव्यापन जो होता है ये भी 3 प्रकार का होता है बेटे, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ठीक है ना। अगर हम लोग s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग py या px ऑर्बिटल के साथ करा रहे हैं, मतलब जिसकी डायरेक्शन हमारी या तो कैसी हो, ये वाली डायरेक्शन हो या फिर ये वाली डायरेक्शन हो, ठीक है भैया। अगर मैं इन दोनों डायरेक्शन से किसकी ओवरलैपिंग कराता हूं, s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कराता हूं, तो मेरे सीधी बात मैं क्या कह सकता हूं, यहां पर शून्य ओवरलैपिंग होगी। कौन सी ओवरलैपिंग होगी भैया, शून्य ओवरलैपिंग होगी। चलिए तो नॉर्मल सी बात है, यहां पर क्या लेंगे हम, pz मान लेता हूं मैं इसको pz, तो इनकी ओवरलैपिंग के द्वारा भी कौन सा बंध बनेगा हमारा भैया, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा भैया, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट अगर मैं तीसरी कंडीशन पे आता हूं तो तीसरी कंडीशन मेरी आ जाती है pp ओवरलैपिंग। कौन सी आ जाती है मेरी, pp ओवरलैपिंग, ठीक है भैया। तो pp ओवरलैपिंग में भी ध्यान देना, यहां पर भी pz ओवरलैप करेंगे। कौन करेंगे ओवरलैप, pz ओवरलैप करेंगे। नॉर्मल सी बात है, अगर ये मेरा pz है, क्या है भैया, ये मेरा pz ऑर्बिटल है, थोड़ा सही से बनाएंगे, ये वाला मेरा pz ऑर्बिटल है और ये वाला भी मेरा कैसा है, pz है, तो दोनों ओवरलैप करेंगे। तो ओवरलैप करने पर क्या होगा भैया, तो इस प्रकार से जो ओवरलैपिंग होगी तो इस ओवरलैपिंग में भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा भैया, सिग्मा। चलो ये पॉइंट हमारा यहाँ से क्लियर हो जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं किस पर भैया, पाई बंध पर। तो पाई बंध में जो हमारी ओवरलैपिंग हो रही है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग है या कोएक्सियल कह सकता हूं मैं, ठीक है ना। तो पार्श्वीय या पार्श्वीय ओवरलैपिंग जो है हमारी, इसमें होता क्या है, इसमें जो ओवरलैपिंग होती है उसमें p हमारा pxx में मान सकता हूं मैं, या फिर मैं कह सकता हूं pyy ओवरलैप करेंगे, ठीक है भैया। तो इनमें जो ओवरलैपिंग होगी ये होगी, मतलब यहां जो ओवरलैप करेंगे वो ये वाले ऑर्बिटल्स जो किस डायरेक्शन में होते हैं, ऐसे होते हैं या फिर इस तरह से होते हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें हमें पीपी ओवरलैपिंग में देखना है पहली कंडीशन, जब मैं ओवरलैपिंग करा रहा हूं ये वाली, सॉरी ये नहीं होगी, अब ये और ये जब दोनों ओवरलैप करेंगे तो हमारी नॉर्मल सी बात है ये पार्श्वीय ओवरलैपिंग कहलाएगी या साइड वाइज कहलाएगी। साइड मतलब ये, हेड मतलब सिर मान लो, सिर का मतलब ये हेड मान देते हैं इसका। यहां कौन सा बॉन्ड बनेगा भैया, सीधा सीधा पाई बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। और या फिर ओवरलैपिंग कौन सी हो हमारी, ये वाली हो, तब भी कौन सा बनेगा हमारा भैया, पाई बॉन्ड ही बनेगा, ठीक है ना। कौन सा बनेगा हमारा, पाई बॉन्ड, ठीक है। चलिए तो ये पॉइंट हमारा यहां से क्लियर हो जाता है ओवरलैपिंग का। अब हम जान लेते हैं किसके बारे में भैया, नॉर्मल सी बात है कि जो ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल है लाइक दिस N2 जो है, क्या भैया, N2 जो है, N2 में जो ओवरलैपिंग होती है वो किस प्रकार की होती है, याद रखना इस प्रकार से होती है, क्योंकि N के बीच में कौन सा बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो देखो एक तो ओवरलैपिंग में ये पार्टिसिपेट कर गया, बाकी ओवरलैपिंग में ये भी पार्टिसिपेट कर गया, और एक ओवरलैपिंग में ये पार्टिसिपेट कर गया, ठीक है ना, ये ओवरलैपिंग। तो मैं कह सकता हूं यहां पर देखो ये भी ओवरलैपिंग हो रही है और ये भी ओवरलैपिंग हो रही है और ये भी ओवरलैपिंग हो रही है। क्यों, क्योंकि हमें पता है नाइट्रोजन में जो होता है परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया, इसका 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p कितना आता है, 3 आता है, ठीक है भैया। और 3 का मतलब px py pz तीनों करेंगे, यहां सिग्मा बना, यहां पाई बना और यहां पाई बना, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात यह आ जाती है कि नाइट्रोजन के बीच में 2 पाई N2 के में नाइट्रोजन परमाणु के बीच में 2 पाई और एक सिग्मा बंध होता है। तो यहां से मेरे
मेरा एक पॉइंट क्लियर हो जाता है कि जहां सिंगल बॉन्ड आता है वहां पर सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड पे सिग्मा के साथ कोमा पाई बॉन्ड भी होता है, और ट्रिपल बॉन्ड के साथ सिग्मा और डबल पाई होते हैं। ठीक है भाई, ये पॉइंट हमारा यहां से क्लियर हो गया। अब यहां से मतलब यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है, छोटा क्वेश्चन होता है, अक्सर एग्जाम में उसमें पूछ लेता है कि क्वेश्चन में कह देता है कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 में पूछता है, CH ट्रिपल बॉन्ड C आएगा, सॉरी CH3 में सिग्मा और मतलब पाई बंद बताइए, सिग्मा कोमा पाई बंद बताओ। तो नॉर्मल सी बात है कि आप इसका आंसर तब दे सकते हैं जब आपको इसकी स्ट्रक्चर सही से आती होगी। एक हाइड्रोजन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड के साथ C, बॉन्ड C के साथ H, H और H। तो भैया देखिए यहाँ पर एक सिग्मा है, एक सिग्मा है, एक सिग्मा है, एक सिग्मा है, एक सिग्मा है। कैसे जाना? क्योंकि मैंने बताया सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तीनों में सिग्मा आएगा। याद रखना पाई बॉन्ड जहां भी होगा सिग्मा साथ चलेगा, बिना सिग्मा के पाई बॉन्ड का अस्तित्व नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 तो सिग्मा हो गए न। अब आगे चलते हैं पाई, ट्रिपल बॉन्ड पे डबल पाई होते हैं ना, तो 2 पाई है। देखो ट्रिपल बॉन्ड पे हमने यहाँ पर 2 पाई दिखाए थे, तो 2 पाई हो गए। तो नॉर्मल सी बात है, हम कह सकते हैं यहाँ से कि इसमें 6 तो सिग्मा है और 2 क्या है भैया, पाई बॉन्ड है। ये पॉइंट यहाँ से क्लियर हुआ। या फिर कभी कभी पूछ लेता है बेंजीन में कितने सिग्मा और पाई बंद हैं। तो बेंजीन का मतलब क्या है भैया, ये स्ट्रक्चर जो है हमारी, तो इसमें नॉर्मल सी बात है, यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है ना, यहाँ सिग्मा भी होगा और पाई भी होगा। लेकिन इसकी स्ट्रक्चर जब तक हम खुल के नहीं बनाएंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। ये C6H6 इसका सूत्र होता है, और जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वही समझने की कोशिश करते हैं हम। तो बेंजीन में कार्बन परमाणु कितने हैं भैया, 6 हैं, और प्रत्येक कार्बन परमाणु से क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है। 1H, 2H, 3H, 4H, 5H और 6H। ठीक है भाई। और डबल बॉन्ड कार्बन परमाणु के बीच एकांतर क्रम में आएगा, यहाँ और यहाँ। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ सिग्मा होगा, 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 यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा। ठीक है, और पाई डबल बॉन्ड है यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ। तो चलो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मैं कह सकता हूँ नॉर्मल है, काउंट कर लेना भाई, 12 सिग्मा है इसमें, और कितने पाई सी भाई, 3 पाई बॉन्ड इसमें है। तो कुल मिला के बात ये आ जाती है हमारी। तो इस प्रकार से कभी कभी क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ लेता है सिग्मा पाई बंद के बारे में, कभी कभी सिग्मा और पाई बंद की परिभाषा पूछ लेता है, या सिग्मा पाई बंद के ओवरलैपिंग में कौन कौन सी ओवरलैपिंग होती है ये पूछ लेता है। जैसे कि इसमें SS, SP, इसमें PP, इसमें केवल PP होती है, लेकिन PX, PX या PY ही ओवरलैप करते हैं। और कभी कभी भाई क्वेश्चन में पूछ लेता है दोनों में डिफरेंट, क्योंकि मैंने आपको इसके अंदर डिफरेंट भी बता दिया था। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, अब यहां से एक पॉइंट हमारा और निकल के आता है, क्या कि जो हमारी ओवरलैपिंग सिद्धांत है, या मैं कह सकता हूं ओवरलैपिंग थ्योरी जो है, जिसमें हमने VBT पढ़ी है, इस ओवरलैपिंग या अतिव्यापन के द्वारा हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स की व्याख्या नहीं कर सकते, लाइक दिस। जैसे कार्बन मॉलिक्यूल बनाता है, या फिर मैं कह सकता हूँ बेरिलियम का मॉलिक्यूल बनाता है या कंपाउंड बनाता है, या फिर हम कह सकते हैं बोरोन कंपाउंड बनाता है। तो हमारा ओवरलैपिंग सिद्धांत क्या नहीं करता है, किनकी व्याख्या नहीं करता भैया, कार्बन बोरोन बेरिलियम के द्वारा बनाए गए यौगिकों की व्याख्या नहीं करता। अगर नहीं करता तो हमें ज़रूरत पड़ी किसकी भैया, संकरण की हमें ज़रूरत पड़ी, और वो संकरण क्या है उसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे। तो संकरण को लेकर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कार्बन में आप लोग देखते हो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p कितना होता है, 2 होता है। अब यहाँ पर 1s में ऑर्बिटल कितना, 1s ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स 2 हो गए हैं, और 2s के अंदर भी इलेक्ट्रॉन 2 हो गए हैं। अब ओवरलैपिंग के लिए आपके पास कितने ऑर्बिटल ओवरलैपिंग आपको दिखाई दे रहे हैं, इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ओवरलैप करने के लिए केवल 2 ही ऑर्बिटल अवेलेबल है। क्योंकि उस ओवरलैपिंग सिद्धांत क्या बताता है, केवल अर्धभरित कक्षक ही क्या करते हैं, ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, जब 2 कक्षक ही ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे कार्बन के, तो यहां पर तो कार्बन की संख्या 2 होगी। नॉर्मल सी बात है ना, बिल्कुल कार्बन की संख्या 2 होगी। बट आप लोग पढ़ के आए हैं कार्बन की संख्या 4 होती है।
तो यहीं आकर ओवरलैपिंग सिद्धांत क्या नहीं करता है, कार्बन या बेरिलियम या फिर मैं कह सकता हूं बोरोन के द्वारा बनने वाले यौगिकों की व्याख्या नहीं करता है। तो ये इसकी कमियां हैं और इस कमी को दूर करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ी किसकी भैया, संकरण की। ठीक है, चलो भाई पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट संकरण। तो चलो भाई जान लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो बेटे संकरण क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने से पहले मैं बता देता हूं, मैंने हाइब्रिडाइजेशन को बहुत शॉर्ट में समझाया है। ठीक है, तो संकरण को मैंने शॉर्ट में समझाया, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं तुम लोग मतलब मैं लेक्चर दे रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है तो भाई बुक भी उठाकर देख लिया करो। हो सकता है आपको लेक्चर समझने के बाद बुक भी अच्छे से समझ में आनी चाहिए, बस मैं यही कहना चाहूँगा आपसे। क्योंकि मैं जब आपको समझा रहा हूँ हो सकता है कहीं पर मैं शॉर्ट ट्रिक लेके चल रहा हूँ और बुक्स में उसके बारे में थोड़ा और विस्तार से दिया है, तो उससे अच्छे से पढ़ लिया करो, समझ लिया करो। ठीक है ना, क्योंकि मैं कहना चाहूँगा कि भाई बुक्स भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बुक्स भी हमारे पास होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी टीचर जब अपना पर्सनल नोट समझाता है तो वो उसे शॉर्ट कर देता है, ठीक है ना, और बुक्स उसी चीज़ को विस्तार से समझाती हैं। ठीक है ना, तो होता वही है सब कुछ, पर लेकिन फिर भी एक बार बुक्स भी देख लिया करो। चलो हम जान लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन मतलब कुल मिला के ऐसे मान लो जैसे हमारा शंकर खीरा होता है या फिर मैं कह लगूँ शंकर बाजरा होता है। भाई मान लो खाने की चीज़ें तो आप जानते ही होंगे, ठीक है ना, इसलिए मैंने उदाहरण शंकर खीरा का लिया है, हाइब्रिड खीरा। तो हाइब्रिड खीरे से ही हमें पता चल जाता है कि ये एक शंकर जाति का क्या है, हमें खाने वाला फल है या सब्जी है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जब दो ऐसी प्रजाति होती हैं, एक लाइक दिस फल ज़्यादा देती है, एक को मतलब कीट कम इफेक्ट पहुंचाते हैं। अब फल ज़्यादा देने वाली लेकिन कीट उसे ज़्यादा इफेक्ट पहुंचाते हैं, एक फल कम देती है बट कीट उस पर इफेक्ट नहीं पहुंचाते। दोनों के हाइब्रिड से बना कौन भैया, हमारा शंकर क्या फल या सब्जी बनी। ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। वहाँ का हाइब्रिडाइजेशन भी कुछ हमारी केमिस्ट्री में यहाँ पर आया। ठीक है ना, अभी हमने पीछे जाना था क्या कि जब हम लोग देख रहे थे कि हमने पढ़ा था ओवरलैपिंग सिद्धांत। ठीक है ना, ओवरलैपिंग थ्योरी जो थी हमारी, उसमें हमने क्या देखा था कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। लेकिन मेरा हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है कि जब ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल की तो उसमें कोई कंडीशन नहीं होती कि वहाँ पर हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें या फुल फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें या फिर खाली ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें, कोई सा भी कर सकता है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो संकरण में होता क्या है, जब दो लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक आपस में क्या करते हैं, संकरण में भाग लेते हैं, तो भाग लेकर नए और समान ऊर्जा के क्या समान संख्या में क्या बनाते हैं, नए कक्षक बनाते हैं, जिनको क्या कहते हैं हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं या संकर कक्षक कहते हैं। और यही फिनोमिना क्या कहलाता है, हमारा हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। ठीक है बेटा, चलो यहाँ पर डेफिनेशन भी है, जब समान ऊर्जा के दो या दो से अधिक परमाणु ऑर्बिटल परस्पर मिलकर समान ऊर्जा वाले दो या दो से अधिक नए ऑर्बिटल बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं। और इस घटना को क्या कहते हैं हम, संकरण कहते हैं या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए भाई संकरण की विशेषता क्या है, सबसे पहली चीज क्या है, हमें ये जानकर चलना है बेटे, संकरण की विशेषता क्या है, तो वही हमें जानकर चलना है। पहला टर्म्स, संकरण हमेशा परमाणु ऑर्बिटल का होता है। ये याद रखना कि किसमें भैया, हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है कि ऑर्बिटल क्या करते हैं, संकरण में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं होता है। ये कह रहा है यहाँ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन से कोई संबंध नहीं है। मैंने अभी बताया था पूर्ण भरे, हाफ फील्ड या खाली परमाणु ऑर्बिटल संकरण में भाग ले सकते हैं। जितने ऑर्बिटल संकरण में भाग लेते हैं उतनी ही नई संकृत ऑर्बिटल बनते हैं। बिल्कुल सही बात है भैया, संकृत ऑर्बिटलों की निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। संकरण में हमेशा सिग्मा बंध भाग लेते हैं। याद रखना, पाई बॉन्ड को कभी भी संकरण में नहीं गिना जाता। सिग्मा बंध से हम पता लगा सकते हैं कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। ठीक है ना, चलिए संकरण के लिए इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड होना या उत्तेजन आवश्यक नहीं है। इलेक्ट्रॉनों की स्थिति पर संकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ध्यान देंगे। अब ये टर्म्स हमें जब समझ में आएंगे जब हम क्या संकरण निकालेंगे। ठीक है ना, किसमें, एग्जाम्पलों में। अभी पहले हम संकरण के प्रकार समझ के चलते हैं, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल समझेंगे। तो बेटे संकरण के जो प्रकार होते हैं, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 संकरण। ठीक है बेटा, अब क्लियर सी बात यह है कि
कि आपको डिफाइन करना है। सर ने एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन या 7 नंबर में जितने भी नंबर में पहुंच लिया है आपसे क्वेश्चन, तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे? तो आप सीधा कह सकते हैं जब एक s और एक p ऑर्बिटल मिलकर क्या करते हैं, नए संकर sp संकर कक्षक बनाते हैं, तो कौन सा कहलाएगा? हमारा sp संकरण कहलाएगा। जब एक s और 2p, जब एक s और 3p, एक s 3p 1d, तो sp3d हो गया। 1s 3p और 2d मिलकर क्या बनाएंगे? sp3d2 बनाएंगे। 1s 3p 3d मिलकर sp3d2 संकरण बनाएंगे। मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया इसको। अब इनकी परिभाषा तो यहां से हो जाती है। अब इनकी ज्यामिति कैसी होती है मैं कह सकता हूं, तो ये कैसे होंगे भैया? रेखीय होंगे। sp2 त्रिकोणीय होंगे, sp3 वाले चतुष्फलकीय होंगे, sp3d संकरण वाले कैसे होंगे हमारे भैया? त्रिकोणीय द्विपिरामिड होंगे, और ये अष्टफलकीय होंगे, ये पंचकोणीय द्विपिरामिड होंगे। इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री होता है, 121, ठीक है ना, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। इनमें दो होते हैं बॉन्ड एंगल, 120 भी होता है, 90 डिग्री भी होता है। इनमें केवल 90 डिग्री होता है, इनमें 72 डिग्री और 90 डिग्री दोनों होते हैं। ठीक है भाई, दो मेरे पास ऐसे हैं जिनमें डबल डबल बॉन्ड मतलब बॉन्ड एंगल पाए जाते हैं। कौन कौन से भैया? sp3d और sp3d3। अब इनके मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिखाए हैं। इन सबके एग्जाम्पल मान लो लाइक दिस BeF2 BeCl2 CO2 HgCl2 C2H2 BCl3 SO2 C2H4 CO3 पे 2 नेगेटिव, NO3 पे 1 नेगेटिव। इस प्रकार से यहाँ भी है। लेकिन मेन चीज क्या है, मैंने यहाँ पर एक टर्म्स को बताया है कि जो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें s का कितना करेक्टर पार्टिसिपेट करता है? 50%, मतलब 50% s करेक्टर होता है, तो 50% कौन सा भैया? p करेक्टर होता है। इसी प्रकार से इसमें भी कितना 33.3% करेक्टर इसमें s का होता है और p का 66.6% होता है। ठीक है ना, इसमें 25% किसका होता है भैया? s का, और 75% किसका होता है भैया? p का करेक्टर होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसमें s p d दोनों आते हैं, ऐड करने के बाद 100 आना चाहिए, देख लेना। ठीक है ना, इसका 20, इसका 60, इसका 20%। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर भैया, और इसी प्रकार से इसके अंदर। तो कुल मिला के ये हमारा यहाँ से क्लियर हो जाता है कि किस में कितना करेक्टर पार्टिसिपेट करता है, किसका? s का, कितना p का, कितना d का। मैंने सभी संकरणों के बारे में बताया है। तो ये आपकी डेफिनेशन को लेंथी बनाएगा ताकि आपको अच्छे से क्या करना पड़े? डिफाइन करना पड़े। ठीक है, चलो अब हम लोगों को ये जानना है कि संकरण हम निकालते कैसे हैं। अच्छा, सेफ की बात करूं मैं, तो आपको सेफ तो नॉर्मल सी पता होगी, रेखीय कैसी होती है, त्रिकोणीय कैसी होती है, ये सब अभी एग्जाम्पल पढ़ाएंगे ना, तब वहां पर बना बना के दिखाते रहेंगे। चलिए, अब संकरण निकालने की एक विधि नहीं है, बहुत सारी विधियां हैं, मतलब बहुत लोग मतलब अलग अलग तरीके से निकालते हैं। तो मैं आपको 2-3 विधि बता के चलूंगा। चलो, पहली विधि हम लोग नॉर्मल सी विधि जानते हैं, जिससे हम कहीं भी कैसा भी हमसे संकरण पूछा जाए हम वहां पर संकरण निकाल सकते हैं। जिस विधि को मैं बोलूंगा, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, उसको भाग विधि के अकॉर्डिंग मैं निकालूंगा। चलो, भाग विधि के द्वारा कैसे हम निकालते हैं उसको सीखना है। तो इसमें मेरे कुछ रूल्स होंगे, उन रूल्स को समझ के चलेंगे। पहला रूल, सबसे पहला शॉर्ट में बताऊंगा इन रूल्स को। पहला क्या होता है, क्या करेंगे हम लोग? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ज्ञात करेंगे। ठीक है बेटा, मगर याद रखना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हमें किसके ज्ञात करने हैं? जिस भी मॉलिक्यूल में हम निकाल रहे हैं प्रत्येक एलिमेंट के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ज्ञात करेंगे। तो हम कह सकते हैं यहां पर तत्व के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ज्ञात करेंगे। दूसरा टर्म्स हमें क्या दिखाना है? ठीक है ना, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को, वी का मतलब वैलेंसी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेंगे। जोड़ लिया। अब जोड़ने के बाद हमें देखना है यदि टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से कम है तो 2 से डिवाइड करेंगे या भाग देंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर यदि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 से अधिक है, मतलब ऐड करने के बाद, ये ध्यान रखना जरूर, तो 8 से भाग देंगे। ठीक है बेटा। चलो, अब ये कंडीशन याद रखना, यदि शेषफल बचता है,
तो उन्हें 2 से भाग देंगे। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, और एवं भागफल व शेषफल एक है तो जोड़कर संकरण निकाल लेते हैं या ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, संकरण ज्ञात कर लेते हैं। कैसे? यदि NS हमारा आता है 2 तो SP होगा, 3 पे SP2 होगा, 4 पे SP3 होगा, 5 पे SP3D होगा, 6 पे SP3D2 होगा, 7 पे SP3D3 होगा। ठीक है भैया, ये ट्रिक मैंने आपको बता दी है संकरण ज्ञात करने की। ये एकदम स्पीडली संकरण ज्ञात करने की ट्रिक है। अच्छा बेटे, एक बात और याद रखना, यहाँ पर SP3 जो संकरण होता है, कभी कभी इसमें DSP2 संकरण भी आ जाता है। और DSP2 संकरण का मतलब क्या होता है बेटे, कि उसकी जो ज्यामिति होगी फिर चतुष्फलकीय ना होकर कैसी होगी, समतल वर्गाकार होगी, क्योंकि हर एंगल 90 डिग्री का होगा। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं क्या भैया कि किस प्रकार से हम लोगों को संकरण निकालना है। चलो एक एग्जाम्पल समझ के चलेंगे। ठीक है, मैंने कहा था ना ट्रिक में 2-3 ट्रिक बता के चलूंगा। एक ट्रिक तो आपकी ये हो गई है, उसके बाद एक और ट्रिक, लेकिन हो सकता है उस ट्रिक को हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आए। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को क्या करना है, लाइक दिस मैं एग्जाम्पल उठा लेता हूँ। चलो CH4 इकाई उठा लेता हूँ, इसमें मुझे निकालना है संकरण CH4 में। तो बेटे कार्बन, इसमें एलिमेंट देखो एक C है और एक H है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 1s2 2s2 2p कितना आ गया 2। आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन 2 और इसमें कितने हैं 4 हैं। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कौन से हुए, ये वाले हुए। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होता है तो इसका 1s1 ही आ गया, सीधा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है। तो कार्बन के कितने हो गए भाई टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4, प्लस अब हमारे पास हाइड्रोजन के 4 एटम है, तो एक हाइड्रोजन का 1 है तो 4 के कितने हो गए 4 × 1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हमारे 8 आ गए। कितने आ गए भैया 8। अब मुझे क्या करना है, मेरा रूल्स कौन सा काम करेगा, यदि टोटल इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से कम है तो 2 से भाग देंगे। बिल्कुल सही बात भैया, 8 को मैंने कितने से भाग दिया 2 से, 2 चौक 8। ठीक है भैया, तो मेरा मतलब भागफल कितना आया 4। मेरा कौन सा रूल काम करेगा यहाँ पर, ये। तो मैं कह सकता हूँ इसमें संकरण होगा भैया CH4 में SP3 संकरण होगा। अब देख लो कहाँ है, SP3 नहीं आ रहा है ये। ठीक है, चलो और देख लेते हैं, बड़ा सा देखे हैं PCl5 देख लेते हैं भाई। PCl5 में फास्फोरस के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आप निकाल के देख सकते हैं, कितने आएंगे 5 आएंगे, खुद निकालने देखने हैं आप। Cl के 7 आएंगे, तो टोटल ऐड करो कितने आए भाई, P के 5 और Cl के 7 5, 35 और 5 40 आ गए टोटल। ठीक है भाई, क्योंकि हमारे पास 5 तो हो गए P के, प्लस Cl के 7 हैं, 1 के कितने हैं 5 है, तो 7 पंजे 35 और 5 टोटल कितने आ गए 40। अब भागफल कितना आ रहा है हमारा, सॉरी अब टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हमारे कितने आ रहे हैं 40 आ रहे हैं। तो हमें ध्यान देना है कि अब हमारा कौन सा रूल काम करेगा यहाँ, दूसरे वाला। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 40 को 8 से डिवाइड करना है, 8 पंजे 40, तो कितना आ गया भैया 5 आ गया। और 5 का मतलब क्या कहता है, ये हमारा 5 ये रहा SP3D संकरण कहता है। तो देखो हमारा PCl5 किसका है, ये रहा इसका ही है। इसका मतलब कौन सा हुआ हमारा, PCl5 में हमारा संकरण होगा SP3D। ठीक है भाई, तो ये ट्रिक मैंने आपको निकालने की बताई है संकरण की। ठीक है भाई, नेक्स्ट ट्रिक हम लोग, अच्छा एक बात और भी ध्यान देना, यहाँ पर एक बात और मैं बता देता हूँ। अगर कहीं कंडीशन ये आ जाए कुछ इस वाली कंडीशन की, इसका मतलब क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज लगा है, तो जब आप वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में जितना नेगेटिव चार्ज आया है उतना ही अंक क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ये। ठीक है ना, तो क्योंकि इसके टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो निकल के आएंगे उनमें माइनस चार्ज 2 लगाए तो 2 ऐड कर लेंगे, 1 लगाए तो 1 ऐड कर लेंगे। और अगर कंडीशन आ जाती है प्लस वाली बेटे, तो प्लस वाले में क्या करेंगे, उतना ही घटा देंगे। ठीक है,
अच्छा, एक बात और मैं बता देता हूँ, यहाँ से हमें संकरण का बहुत आसानी से पता चल जाएगा, बट उसकी सेफ में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कहीं पर विस्पर थ्योरी आ जाती है। विस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, कुछ मेरे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, थोड़े बेंट हो जाते हैं, मतलब घूम जाते हैं, मुड़ जाते हैं, या मैं कहूँगा झुक जाते हैं। वहाँ संकरण तो सही रहेगा, स्ट्रिक से संकरण तो सही निकलेगा, बट उसकी ज्यामिति में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। नॉर्मल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सबकी ज्यामिति पता चल जाएगी। हालांकि बेंट वाले में तो भाई देखो, उनमें याद ही रखना पड़ता है, जहाँ पर मतलब बॉन्ड मुड़ते हैं या झुकते हैं वहाँ के लिए खुद ही याद रखना पड़ता है। हालांकि संकरण की विधि काम नहीं करती है, ठीक है। चलो, तो ये मैंने आपको संकरण बताया, संकरण के निकालने की विधि बताई। अब नेक्स्ट विधि मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में भाई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।